मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे राजनीतिक सलाहकार, दरअसल हमारे संपादकीय सलाहकार, माफ़ कीजिएगा, विनोद मिश्रा वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो इस खबर की शुरुआत उनके साथ ही करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान थोड़ी देर में और जुड़ेंगे। प्रतीक पटेल जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और राकेश सिंह जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन हम इस की शुरुआत विनोद मिश्रा के साथ में करते हैं। विनोद जी, इस सर्वे को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सर्वे को लेकर विनोद जी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये आपसे समझना चाहेंगे कि इसके पीछे की सियासत, दरअसल जैसा कि शुरू में कहा गया कि सबके अपने अपने एजेंडे हैं इसके पीछे, और इस एजेंडे को लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं। आपने हमारी रिपोर्ट देखी, प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पर सीधा सीधा पलटवार किया है, क्या कहेंगे आप? निखिल, कल जो है बिहार सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है और जैसा कि आपने देखा है, अपने साउंड बाइट में भी आपने कल से भी चलाया है कि बिहार सरकार के जो महागठबंधन है इसको अपनी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार इस चीज़ को कानूनी अमले जामा पहनाने के लिए आज कैबिनेट की मीटिंग भी बुला रही है और शायद जो ये रिपोर्ट आई है तो वो सेंसस पे, जनगणना पे जो उनकी रिपोर्ट है, जातिगत जनगणना पे, उसको कैबिनेट से भी अप्रूवल ले लेंगे तो वो एक कानूनी रूप से वो वैध हो जाएगा। रही बात कि उन्होंने ये ऑल पार्टी मीटिंग में उनको लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये पिछले साल में जब आप ये देखें कि जब ये जाति गणना के बाद विधानसभा में इस बात की चर्चा हुई थी, इसका प्रस्ताव आया था, तो सभी ये 9 दलों ने इसका समर्थन किया था और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ था कि बिहार में एक आर्थिक सामाजिक सर्वे की इस तरह की ज़रूरत है जिसमें कि गरीबों की जो हालत है, ये इस हालत को बदलने के लिए उसमें जो केंद्रीय या सरकारी योजनाएं हैं उसमें अधिक से अधिक उनको लाभ मिले, इसके लिए इस तरह की कुछ सर्वे की ज़रूरत है। यह बताते हुए जब ये बताया गया था तो उस पर सारे पार्टियों ने एक सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव सामने लाया था। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट आई है उसके बाद आप जब देख रहे हैं कि इसमें जो दावे हो रहे हैं, अब आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारा एक संकल्प था जिसको हमने लोगों के लिए पूरा करके दिखाया है। नीतीश कुमार की जेडीयू जो है वो इसको क्रेडिट मान रही है कि ये नीतीश कुमार में ही दम है, जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी जो आप उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, जो कल तक जो नीतीश कुमार के साथ थे, वो कहते हैं कि ये इसमें इतना झोल है कि ये जाति गणना अपने ही दबाव से दब के रह जाएगी। झोल का मतलब ये है कि बिहार के लोग अभी पूछने लगे हैं कि 2011 में जो बिहार का जातिगत सर्वे तो नहीं हुआ था लेकिन जनगणना जो हुई थी, क्या उस आंकड़े में वहाँ 2022-23 में जो ये जनगणना है, जातिगत गणना, उनकी संख्याएं गायब हो गई है? क्या बिहार में अब आने वाले टाइम में क्या माना जाएगा कि कैस्ट जो है तो पूरा कैस्ट समाज एक विलुप्त प्राणी बन जाएंगे? वहाँ पे कैस्ट समाज गायब हो गए हैं। जो उनकी तादाद जो है 0.66 आपने बताया है, जो कि आप 2011 में देखिए कि वो 1.7% कैस्टों की एक संख्या थी। उसी तरह से आप दूसरे तादाद में देखिए, संख्या में देखिए तो काफ़ी ऐसे, जैसे आपने एक सामान्य वर्ग का दिया है तो 2011 के तुलना में और आज की तुलना में देखिए तो आपको लगेगा कि सामान्य वर्ग भी घट गए हैं। तो क्या इस दौर में 2011 से चलते चलते 2023 में बाकी की आबादी घट गई और कुछ ही आबादी जो थी वो बढ़ गई? तो जाहिर सी बात है कि इसमें झोल की बात तो लोग करेंगे। लेकिन रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आपने आर्थिक सामाजिक सर्वे की बात आपने उठाई है, जिसकी बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहस भी है, 3 तारीख को होना था, आज ही के दिन उसकी बहस होनी थी, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख के लिए रखा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट में केंद्र ने की तरफ से यह था कि सेंसस कराना कॉन्स्टिट्यूशनली वो सिर्फ एक अधिकार केंद्र के पास में है, राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राज्य सरकार का तर्क था कि ये चूंकि हमारा सामाजिक आर्थिक सर्वे है और ये कराने का हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारे ये राज्य का अधिकार है। अब ये डेफिनेटली ये माना जाएगा कि किसी पब्लिक की गणना की और प्राइवेसी का ये जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या ये राज्य सरकार को है? अगर वो नहीं है तो ये जनगणना करा के वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि इसमें सियासत ज़्यादा है और इसमें जो लाभ लोगों को होना है उसकी आप झलक उसमें बहुत कम दिखती है। जी बिल्कुल, सियासत ज़्यादा है, ये सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं। हमारे साथ में ख़ास मेहमान प्रतीक पटेल जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, स्वागत है आपका। और सवाल आपसे, आपने देखा कि जिस तरह से अभी शफीकुर रहमान बर्क की एक स्टेटमेंट हमने चलाया, वो कह रहे हैं कि ये सब चुनाव से प्रेरित है, इसकी ज़रूरत क्या थी? फिर आप ये भी देख रहे हैं कि ये कहा गया कि ये चूंकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था,
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात उठी तो उन्होंने कहा हम तो सर्वे करा रहे हैं, आर्थिक सामाजिक सर्वे है, लेकिन इसमें आर्थिक सामाजिक कुछ तो दिख नहीं रहा है, केवल जातिगत आंकड़े दिखे हैं। तो क्यों न माना जाए कि ये सियासत से प्रेरित है और दरअसल कहीं ना कहीं सियासत ही इस सब के पीछे है। पहली बात तो जो शफीकुर रहमान की बात आ रही है सर, उसमें तो पहली बात यह है कि वो उनका निजी बयान है। अगर हम बात करें यूपी के सबसे बड़े नेता के जो समाजवादी दल के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, उनका तो साफ समर्थन है कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होने की बात होनी चाहिए। दूसरी बात आ रही है कि यह राजनीति से प्रेरित है और इसमें ये क्रेडिट लेने की बात आ रही है और राजनीति से प्रेरित होने की बात आ रही है। तो नीतीश कुमार ने तो पहले ही नरेंद्र मोदी जी के साथ नरेंद्र मोदी के यहाँ दिल्ली जाके मिला था, सभी विपक्षी दल के लोग गए थे, उनसे मिले, उनसे आग्रह किया कि यह जातिगत जनगणना आप कराइए, लेकिन मोदी जी ने इसको ठुकरा दिया। फिर बिहार सरकार अपने खर्चे पर 500 करोड़ जो खर्च हुआ है अपने खर्चे पर इस जातिगत जनगणना को कराने के लिए तैयार हुई और उन्होंने तमाम बीच में बाधाएं आई, कोर्ट कभी वो लोग हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन जातिगत जनगणना की प्रक्रिया होती रही और बीच में कभी कभी रुकी, लेकिन जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पूरी हो गई और कल इसके आंकड़े भी जारी कर दिए गए। दरअसल वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं प्रतीक जी कि उससे हासिल क्या हुआ, और आपने कहा शफीकुर रहमान का ये व्यक्तिगत बयान है, वो एक बड़े नेता है, उनका व्यक्तिगत बयान भी माने रखता है, इसका मतलब लोगों के जो सुर हैं वो इसमें मिल नहीं रहे हैं, जो पार्टी अध्यक्ष है वो कुछ भी कहे। बहरहाल हम शफीकुर रहमान के बयान से ज्यादा इस बात पर कर रहे हैं कि इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। इस आंकड़े आने के बाद जैसे कि पता चला कि पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है, अति पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है, कुल मिलाकर इनकी आबादी 63% होती है और इनको अभी मौजूदा समय में आरक्षण 27% मिला हुआ है। आप देख रहे हैं कि केंद्र के जो कैबिनेट तो क्या ये सारी कवायद आरक्षण जारी कराने के लिए की गई थी? क्योंकि कोर्ट में तो गए थे, कहा था सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा। फिलहाल हमारे साथ में बीजेपी बिहार के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, राकेश सिंह के पास। राकेश सिंह, ये जो सवाल सारे खड़े किए जा रहे हैं, दरअसल ये सवाल बनते भी हैं क्योंकि जो बिहार सरकार ने जब अदालत का रुख किया था, जब दरअसल अदालत में उन्होंने कहा था कि ये आर्थिक सामाजिक सर्वे है, लेकिन आज अभी आपने देखा कि जो हमारे साथ में प्रतीक पटेल जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि ये तो अब बात कहीं ना कहीं इस बात की आ जा रही है कि 63% अगर पिछड़ों की आबादी है तो उसी हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो सर्वे हुआ है, जातीय सर्वे, जो जातीय गणना का जो सर्वे हुआ है उसके पक्ष में था, लेकिन जिस प्रकार से सर्वे हुआ, जो बिहार में जो सर्वे होना चाहिए था वो हुआ नहीं। आर्थिक आधार को, आर्थिक गणना कुछ नहीं हुआ, आर्थिक विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई और एक हम तो सबसे इससे अलग बता रहे हैं कि बिहार में चूंकि महागठबंधन की सरकार की स्थिति बहुत खराब है, ये इसने आनंद फानन में, क्योंकि देखिए पहले एक तो रिपोर्ट लाने में काफी देर किया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के नेताओं ने कहा कि 48 घंटे के अंदर में रिपोर्ट दीजिए, इसलिए कि बहुत लंबा समय लग रहा है, रिपोर्ट से सच्चाई तो आएगा। लेकिन क्या किया कि रिपोर्ट इन्होंने बनाने में काफी गड़बड़ियां की, जो आर्थिक सर्वे करना चाहिए था किया नहीं, जातियों के सर्वे में भी लगता है गड़बड़ी हुई है। लेकिन हम बता दें कि आर्थिक सर्वे नहीं हुआ और सरकार को बचाने के लिए आनन फानन में बिहार की सरकार ने ये रिपोर्ट को जारी कर दिया। लगता है ये घर पर बैठ के या किसी के घर पर बैठ के ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, क्योंकि कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसा गांव है जहां पर इनके सर्वे टीम गया ही नहीं। आखिर सर्वे किस चीज का हुआ? जी, ये सर्वे बिल्कुल केवल जातीय उन्माद पैदा, जातीय लड़ाई पैदा करने के लिए जो लगता है। इसी दरअसल जातीय विभेद की बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। अपने संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा को इसमें जोड़ेंगे। विनोद मिश्रा जी, आप बताइए, दरअसल बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि इसका मकसद देखिए, अभी जिस तरह से प्रतीक जी कह रहे हैं कि अब तो भाई साहब 63% जो है आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं इसका मकसद जो बात शुरू बताया जा रहा था कि आर्थिक सामाजिक सर्वे है, ये उससे अलग होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है।
मैं पटेल साहब का ही जवाब देना चाहूँगा। निखिल की बहुत बड़ी बात कह रहे थे वो, और पटेल साहब काफ़ी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जानकारी भी रखते हैं और वो पार्टी से भी जुड़े हुए रहे हैं। ये समझना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति के जो जननायक जयप्रकाश था, उनका इस संपूर्ण क्रांति का जो पहला अभियान था वो जाति तोड़ो समाज की बातों करते थे, और बिहार में ये जाति तोड़ो अभियान को लेके ही संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। और आपको याद ये भी हमको कराना जरूरी है दर्शकों को कि उसी संपूर्ण क्रांति से निकले हुए ये लालू यादव से लेके नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ये सारे रामविलास पासवान, ये सारे के सारे लीडर उसी संपूर्ण क्रांति से ही निकले हुए हैं। हुआ है क्या कि जिस जब जेपी के संपूर्ण क्रांति के से अगुवाई करते हुए ये नेता बने थे 33 साल के बिहार में, इन्हीं लोगों के भेंट फाट मेला जुला के ये सरकार चलती रही है, कभी नीतीश की तो कभी लालू की। इन 33 वर्षों में इनको कभी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन 2024 से आते हुए उनको ये लगा कि भाई जाति गणना जो है यही हमारे लिए सबसे बड़ा अस्त्र होगा, तो ये जेपी के जाति तोड़ो के भी आंदोलन को उन्होंने एक तरह से ताक पे रखा है। नंबर 2 कि इसमें जब पटेल साहब बता रहे थे कि तो उनको समझने की जरूरत है कि 17 पॉइंट इसमें दिया गया था सर्वे में। पटेल साहब, मैं भी बिहार से ही हूँ, मुझे भी पता है, मेरा सर्वे नहीं हुआ है। पलायन करने वाले बिहार से में 30% से ज़्यादा लोग हैं, उनका कहीं उसमें कोई नाम नहीं है। तो ये आपको मैं बताऊं 17 जो उसमें कॉलम थे, उस कॉलम में जाति और धर्म के अलावा जो 15 थे उसमें आर्थिक स्थिति ही था, पलायन को लेके था। क्या वो 15 पे वो सारे ब्यूरोक्रेट्स जो कल अपनी वाहवाही ले रहे थे कि 6 महीने में इस टीम ने ये कमाल कर दिखाया है, तो इस कमाल में वो कहीं लोगों से पूछ नहीं पाए कि उसके घर में कितने लोगों के पास नौकरी है, कितने के घर के पास कारें हैं, कितने के पास में ज़मीनें हैं। ये सारी चीज़ें उस डेटा से गायब है। या नीतीश कुमार आज कहने लगे हैं कि हम इसका सर्वेक्षण बाद में करेंगे। अगर इसका सर्वेक्षण वो बाद में करेंगे तो ये नंबर गेम करने की उनको जब ज़रूरत थी, तो जाहिर सी बात है कि लालू यादव के दबाव में वो कुछ ना कुछ उसको देना चाहते हैं। तो ये आरजेडी के लिए नीतीश कुमार का गिफ्ट है, क्योंकि वो चाहते, देखिए पॉलिटिकली नीतीश कुमार आज की तारीख में वहाँ उनका कोई मेटल नहीं है। खुद कुशवाहा ये आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार से जो लालू यादव ने चाहा है वो कराया है। तो अगर नीतीश कुमार ने सिर्फ आरजेडी के दबाव में ये सारी चीजें घोषणाएं की है, तो नीतीश कुमार इतिहास पुरुष बनने के बजाय इतिहास में इस बात के लिए याद किए जाएंगे कि जिस बात के लिए कमिटमेंट करके देश में वो 17-18 साल बिहार के चीफ मिनिस्टर आए हैं, उसे वो एक जाति के झंझावत में फंसा के जा रहे हैं। निखिल जी, ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, और प्रतीक जी आपके पास आना चाहूंगा। तो आप दरअसल आपसे फिर वही सवाल है कि इसका मकसद क्या है? क्यों ये ना माना जाए कि इसका मकसद दरअसल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको तोड़ना है, कहीं ना कहीं पिछड़ों की सियासत है, इसके पीछे कोई आर्थिक सामाजिक सर्वे जो कि बताया गया और जो कि कहा गया था, जैसा कि अभी विनोद मिश्रा जी ने कहा कि 17 पॉइंट्स में से सिर्फ जातिगत पूछा गया कि कौन किस जाति का है, ना कोई सर्वे आया, ना उसका आर्थिक स्थिति आई, ना कोई दूसरे आंकड़े आए। जैसा कि सर बता रहे हैं विनोद मिश्रा जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं कि किसी चीज का आंकड़ा जारी नहीं हुआ कि उनके पास भूमि कितना है, उनके पास कौन सा वाहन है, उनके पास शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये सब आंकड़े लिए गए हैं। मेरा भी जातिगत जनगणना हुआ, चूंकि मैं भी बिहार से हूँ, और मेरे भी आंकड़े लिए गए हैं, लेकिन ये आंकड़े जारी किए जाएंगे। ये फैक्चुअल डाटा है, सारा उसको इंटरप्रेट करके बढ़िया तरीके से उसको फिर जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन आंकड़ों को जारी नहीं किया जाएगा, ये आंकड़े लिए गए तो उसको भी जारी तो फिर एक साथ ही जारी करते हैं, इतनी जल्दबाजी क्या थी? जल्दबाजी क्यों थी? इसमें जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। यह प्रक्रिया तो बहुत बार रुकी, बहुत समय से ये प्रक्रिया चल रही है, और ये इसके आंकड़े जारी करने का एक पर्याय यह भी है कि आज आप देख रहे हैं कि सभी जगह पर, चाहे मीडिया में देखिए, चाहे फिर जुडिशियरी में देखिए, या फिर यूनिवर्सिटीज में देखिए, हम आबादी के अनुसार प्रोफेसर की चाहे जज की मीडिया में मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या बहुत कम है, तो सभी को उसकी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह बात देखिए, आप घूम फिर के फिर उसी सवाल पर आ गए, जो बार बार कही जा रही कि दरअसल इसका मकसद सियासत है। सबकी हिस्सेदारी की बात नहीं हुई थी जब ये कोर्ट में गए थे, उन्होंने आर्थिक सामाजिक सर्वे की बात कही थी। हमारे साथ में राकेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपको लगता है कि इसका मकसद जो है वो दरअसल सियासी है, और यही वजह है कि इतनी जल्दबाजी में रिपोर्ट जारी की गई, जिसके ऊपर तमाम सारे प्रश्न चिन्ह लगातार उठाए जा रहे हैं इसकी सच्चाई को लेकर के? देखिए, पूरा सियासी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से बिहार का कुछ भला होने वाला नहीं है। अब इन लोगों को लगेगा कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी चाह रहे थे कि इसका जातीय सर्वे हो,
लेकिन आर्थिक आधार का भी बात होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के भाषा लोग बोल रहे हैं, ये तो सामाजिक विद्वेष फैलेगा, ये जातीय विद्वेष होगा, ये जातियों को लड़ाने का काम किया जाएगा। देखिए बिहार के विकास की बात कहीं नहीं दिख रही है इसमें। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा भी सर्वे, हम भी तो बिहार में ही रहते हैं, हमारे घर परिवार से तो कोई पूछने नहीं आया आपके घर में कितने लोग हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके और लोग कहाँ रहते हैं, कोई तो पूछने आया नहीं। पता नहीं कहाँ ये रिपोर्ट बनाया गया, कहाँ बैठ के बनाया गया। और हो सकता है कि जो उन दलों से जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोग के यहाँ सर्वे हो गया होगा, ये भी हो सकता है। पता नहीं ये लोग कहाँ बैठ के सर्वे का रिपोर्ट बनाए हैं। क्यों बिहार को बिहार को फिर से क्यों जातीय दलदल में ले जाना चाहते हैं? बिहार में विकास की बात होनी चाहिए ना। ये कहाँ से आ गया ये सब? रिपोर्ट जारी होता, बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, बिहार का विकास कैसे होगा, आर्थिक गणना की बात होती, केवल जातियों को गिन के और बता दिया। सब जानता है, सभी लोग जानते हैं किसकी कितनी आबादी है या किसकी कितनी भागीदारी है, ये सबको पता है। लेकिन विकास की बात होनी चाहिए। ये देखिए, ये बिहार के विकास की बात नहीं हो रही है, ये बिहार को फिर से विनाश के रास्ते पर ले जाने की बात हो रही है। हम जातीय गणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जातीय गणना में आर्थिक गणना कहाँ चला गया? आर्थिक रिपोर्ट भी आनी चाहिए थी, सामाजिक रिपोर्ट भी आनी चाहिए थी। ये बिहार को फिर से उसी 90 के दौर में ले जाना चाहिए। जी, दरअसल सवाल भी वही है राकेश जी, दरअसल सवाल भी वही है कि आखिर इस रिपोर्ट से इस तरह से जब खाली केवल जातिगत आंकड़े जारी करने से क्या हासिल होगा? क्योंकि जब ये आंकड़े जारी होते और ये पता चलता कि कौन सी जाति आर्थिक तौर पर कितनी पिछड़ी है, किसको कितने मदद की जरूरत है, तो शायद कुछ हो पाता। चलते चलते आखिरी कमेंट विनोद मिश्रा जी से लेते हैं। विनोद मिश्रा जी, बहुत जल्दी समाप्त करिएगा, समय हमारे पास समाप्त हो चुका है। निखिल, मैं लास्ट में बस जस्ट एपी पटेल साहब का मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बोल रहे हैं पटेल साहब। 2 करोड़ 83 लाख परिवारों से आर्थिक सामाजिक सर्वे का और आर्थिक सामाजिक सर्वे की जरूरत देश को क्यों है, इसकी बात तो आप 2011 से देख रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब से लेके और आज तक इस बात को बार बार कहा गया है कि एक बार कम से कम ये 70 साल से इस देश में इस तरह से आरक्षण से लेके और बाकी चीजें होती रही है। तो डेफिनेटली इस बात की एक बात जरूरी चीज ये है कि कम से कम उन समाज में इससे क्या लाभ मिला है, कितने लोगों को मिला है, ये बात जाननी जरूरी है। और डेफिनेटली ये होना भी चाहिए, एक साइंटिफिक डेटा आनी चाहिए। लेकिन इसका हुआ क्या है कि आप ये देखिए कि देश के टैक्स पेयर ने 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है इस पे। इस मुद्दे पे आप देखिए कि यूपीए की सरकार साथ कर्नाटक ने सरकार ने भी 2015-17 में इस तरह की एक जनगणना कराई। प्रतीक पटेल जी कह रहे थे कि सरकार ने अपना पैसा खर्च किया। दरअसल मैं उनको बीच में रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन सरकार का पैसा अपना नहीं होता, वो टैक्स पेयर का पैसा होता है। नहीं मिल पाया कि आर्थिक स्थिति क्या है, तो मुझे लगता है कि ये देश के साथ धोखा है और इस धोखे के अलावा निखिल इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत के लिए। प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया और राकेश जी आपका भी शुक्रिया। इस पर और एक वृहद चर्चा कर